Hello students, welcome to Study Khajana. My name is Seema Shrivastava and today we will discuss about enthalpy of solution, lattice enthalpy. दोनों चीज़ को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं किसमें, थर्मोडायनेमिक पोर्शन। तो इसके पहले हमने काफ़ी एंथैल्पीज डिस्कस करी हैं। अब हम डिस्कस करेंगे एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सिंबल क्या होगा इसका, दिस इज द सिंबल। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन क्या होती है? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन होता है कि इज एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज when one mole of its dissolve in the specified amount of solvent. Enthalpy of solution of a substance is the enthalpy change when one mole of its substance का एक मोल है ना, solution of a substance is the enthalpy change when one mole of it dissolve in a specified amount of solvent. ठीक है ना। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस इज द एंथैल्पी चेंज कब हो जाती है? जब व्हेन सॉल्यूशन ऑफ ए सब्सटेंस व्हेन वन मोल ऑफ इट्स, इसका एक मोल जब डिजॉल्व होता है स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में, तो उसकी एंथैल्पी में चेंज हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए हम बात करें व्हेन एन आयनिक कंपाउंड डिजॉल्व इन ए सॉल्वेंट, तो द आयंस लीव देयर ऑर्डर्ड पोजीशन ऑन द क्रिस्टल लैटिस, तो देयर आर नाउ मोर फ्री इन सोल्यूशन। आयंस क्या होंगे? सोल्यूशन में उनका फ्री मूवमेंट होगा, ठीक है ना। तो इसको द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जैसे मान लीजिए एक हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं, ए एंड बी है, ए आयंस प्लस बी आयंस, ये सब्सटेंस है, ये आयंस में ब्रेक हुआ, ए आयंस प्लस बी आयंस, तो इसकी एंथैल्पी क्या हो गई? चेंज हो गई। ये हाइड्रेशन होता है जब आयंस में चेंज हो रहा होता है, प्लस ए आयंस प्लस बी आयंस, ठीक है ना। तो इसकी एंथैल्पी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। तो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ए बी क्या है? डेल्टा सॉल्यूशन एच है मान ली, तो इन वाटर देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द सिलेक्टिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी एंड एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन ऑफ, ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आयंस का हाइड्रेशन ऑफ आयंस, यानी तब हम लिखेंगे डेल्टा सॉल्यूशन एच आयंस इज इक्वल टू लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन ऑफ एच आयंस। तो द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ए बी in water is therefore determined by the selective
वैल्यूज ऑफ लैटिस एंथैल्पी। अभी आगे बताएंगे आपको कि लैटिस एंथैल्पी क्या होती है। लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी and enthalpy of hydration ion, तब क्या हो जाएगी टोटल एंथैल्पी सॉल्यूशन की। लैटिस हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रेशन आयन। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन AB, इसकी एंथैल्पी, एंड एंथैल्पी इन वाटर इज देयरफॉर डिटरमाइंड बाय द सिलेक्टिव वैल्यू ऑफ लैटिस एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयन। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयन क्या होता है, जब जो ये लैटिस, इसे हम AB को क्या बोलेंगे, द एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन AB, ये जो है सॉलिड फॉर्म में है, ये जब वाटर में गया तो क्या हो गया, आयंस में ब्रेक हो गए, ठीक है ना, A आयंस और B आयंस में ब्रेक हो गए, जिसे कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, हाइड्रेशन बोलते हैं। तो therefore determined by the selective value of lattice enthalpy and enthalpy of hydration ion। हाइड्रेशन आयन का मतलब हो गया पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। तो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयन, उसको निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला आपको बताया कि जो एंथैल्पी सोल्यूशन की निकालेंगे, लैटिस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड सॉरी लैटिस एंथैल्पी एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी को ऐड करके हम क्या निकालते हैं, एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन निकाल देते हैं। तो एक जो ये आपको समझ में हो गया होगा, ये एक सब्सटेंस है, सब्सटेंस ब्रेक्स इनटू द आयंस, जिसे हम कहते हैं हाइड्रेशन। क्या बोलते हैं, जिसे हम हाइड्रेशन बोलते हैं, कि एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन आयन, इसे क्या बोल रहे हैं, हाइड्रेशन। ये सब्सटेंस है जो कि AB है, जिसकी लैटिस एंथैल्पी होगी जब ये आयंस में ब्रेक होगा, जिसे हम कहेंगे हाइड्रेशन ऑफ आयंस, यानी A आयंस प्लस B आयन, उसकी एंथैल्पी कुछ और हो जाएगी। तो उसको निकालने के लिए हमने ये फॉर्मूला बताया कि इस तरीके से हम निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे लैटिस एंथैल्पी की। लैटिस एंथैल्पी, lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of ionic compounds is break into the ions या is dissociate into the ions। समझ में आया, in the gaseous state। तो lattice enthalpy क्या होती है, the lattice enthalpy of an ionic compound is the enthalpy change which occurs when 1 mole of an ionic compound, when 1 mole of an ionic compound dissociate का मतलब सबको पता है, breaks into the ions, dissociates into its ion in gaseous state, ठीक है ना। तो एक आयनिक कंपाउंड की जो लैटिस एंथैल्पी है, ठीक है ना, उसकी कब चेंज होगी, जब वो जैसे AB है तो AB ब्रेक्स इनटू A आयंस प्लस B आयंस,
या हम कह सकते हैं NaCl है, तो NaCl Na प्लस Cl आयन, तो इसकी एंथैल्पी क्या हो रही है, चेंज हो रही है। कब चेंज हो रही है, जब ये डिसोशिएट होकर के आयंस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो उस समय उसको क्या कहेंगे, लैटिस एंथैल्पी कहेंगे। 1 मोल, व्हेन 1 मोल ऑफ एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड क्या है, NaCl है, आयनिक कंपाउंड NaCl है, इट डिसोशिएट इनटू द आयंस, एनायंस प्लस क्लोराइड आयन, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। तो 1 मोल ऑफ आयनिक कंपाउंड डिसोशिएट इनटू एन आयंस इन गैसियस स्टेट, तो उसकी क्या कहेगी, उसकी एंथैल्पी में चेंज होगा, जिसे हम कहेंगे वो उसकी क्या कहलाएगी, लैटिस एंथैल्पी कहलाएगी। वो क्या कहलाएगी, उसकी एंथैल्पी में चेंज होगा, जिसे हम कहेंगे लैटिस एंथैल्पी। तो लैटिस एंथैल्पी ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज द एंथैल्पी चेंज which occurs when 1 mole of ionic compound dissociates into the ions in gaseous state। तो सोडियम क्लोराइड क्या है, सोडियम आयन और क्लोराइड आयन से मिलकर बना है, ठीक है ना। ये हो गई लैटिस एंथैल्पी। अब हम डायरेक्ट तो लैटिस एंथैल्पी नहीं निकाल सकते हैं, वी यूज द इनडायरेक्ट मेथड वेयर वी कंस्ट्रक्ट एन एंथैल्पी डायग्राम, जिसे हम कहते हैं बॉर्न हैबर साइकिल, बॉर्न हैबर साइकिल कहते हैं। इससे हम एंथैल्पी कैलकुलेट करेंगे। तो एक आयनिक कंपाउंड है जिसे हम सोडियम क्लोराइड कहेंगे, इट डिसोशिएट इनटू, ये सॉलिड फॉर्म में है, ये चेंज होता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन में, ठीक है ना। ये गैसियस फॉर्म में है और ये भी गैसियस फॉर्म में है। इसकी लैटिस एंथैल्पी है +788 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। इसकी लैटिस एंथैल्पी क्या है, 788 किलो जूल पर मोल है। तो अब इसकी कैसे हम कैलकुलेट करेंगे, तो सबसे पहले कैलकुलेट द लैटिस एंथैल्पी ऑफ सोडियम क्लोराइड बाय फॉलोइंग स्टेप, स्टेप बाय स्टेप हम करते जाएंगे, ठीक है ना। जैसे फर्स्ट है सोडियम, क्या था, ये मेटल है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में है, इट ब्रेक्स इनटू सोडियम गैस, ठीक है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, एक तो सब्लिमेशन ऑफ सोडियम, ये क्या है, सोडियम है, ठीक है ना। तो सब्लिमेशन ऑफ सोडियम किस फॉर्म में था, मेटल में था, अब किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो इसकी एंथैल्पी हो जाएगी डेल्टा H, ये सब्लिमेशन है, ठीक है ना। इसकी एंथैल्पी हो जाएगी 108.4 किलो जूल पर मोल, ये इसकी दे रखी है 10। ये किस में था, मेटल फॉर्म में था, मेटल से किस में चेंज हो गया, गैस में चेंज हो गया। तो इसका क्या हो रहा है, सब्लिमेशन ऑफ सोडियम है। फिर फिर सेकेंड स्टेप में देखिए क्या होता है, जो सोडियम गैसियस स्टेट में था, ठीक है ना, वो अब चेंज हो रहा है सोडियम आयंस में, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के, ठीक है ना, आयंस में चेंज हो रहा है सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन इसमें निकल रहा है, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज हो गया, ले नहीं रहा है बल्कि दे रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है, आयनाइजेशन, द आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम्स, ये होता है आयनाइजेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो तब इसकी एंथैल्पी हो जाएगी 496 किलो जूल पर मोल। यहाँ से देखिए, पहले मेटल से गैस, फिर गैस से आयंस, ठीक है ना।
अब थर्ड में देखिए, क्लोरीन की बात करते हैं हम, इसकी बात करते हैं। तो क्लोरीन जो था ये गैसियस फॉर्म में, हाफ मॉलिक्यूल जो क्लोरीन है वो गैसियस फॉर्म में है, और इसको चेंज हो करके ये क्लोरीन गैस में चेंज हो रहा है, यानी डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर क्लोरीन Cl2, ठीक है ना, ये क्लोरीन गैस बन रही है और ये क्या है, मॉलिक्यूल है। तो क्लोरीन का क्या हो रहा है, डिसोशिएशन। यहाँ पर लिख लीजिए डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन, ठीक है ना, डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन। तो द रिएक्शन enthalpy is half, the reaction enthalpy is half the bond dissociation enthalpy, the bond dissociation enthalpy, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है, तो इसकी जो एंथैल्पी हो जाएगी, बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी हो जाएगी यहाँ पर 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। अब देखिए, अब इस क्लोरीन की अगर हम बात करें जो गैसियस फॉर्म में था, ये क्या हो गया है, ये एक क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन ले करके ये क्या बना रहा है, चेंज हो रहा है क्लोरीन आयंस में, ठीक है ना। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटम, इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटम। यहाँ देखिए क्लोरीन गैसियस फॉर्म में है, ये गैसियस फॉर्म एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये इलेक्ट्रॉन गेन बाय क्लोरीन एटम क्लोरीन आयन में चेंज हो गया, और इसकी तब एंथैल्पी जो है कितनी हो जाएगी, इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी इसकी -348.6 किलो जूल पर मोल हो जाएगी, ठीक है ना, किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। ये हमने इतनी सारे आपको बताया कि तो आपने देखा ये 4 स्टेप हो गए, 3 हुए, 1 2 3, ये जितने स्टेप्स हमने बताया। पहले क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए सॉलिड से आयंस में चेंज हो रहे हैं, फिर इसकी एंथैल्पी प्लस में है किलो जूल में, फिर Na मेटल से गैस में चेंज हो रहा है, यानी सब्लिमेशन हो रहा है यहाँ पर, इसकी एंथैल्पी 108.4 किलो जूल है। फिर यही सोडियम जो है, सोडियम ये 4th स्टेप हो जाएगा, 4 स्टेप में हुआ है। तो ये ये 1 क्लोरीन है, तो क्लोरीन गैस में डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है, तो द रिएक्शन एंथैल्पी इज हाफ द बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी, यानी ये 121 किलो जूल पर मोल है। फिर 4 क्लोरीन जो गैस था वो इलेक्ट्रॉन ले करके आयंस में चेंज हो गया, तो ये इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटम, ये किस में चेंज हो गया, आयंस में नहीं बल्कि ये क्लोरीन एटम में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, बाय इलेक्ट्रॉन गेन्ड बाय क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के आयंस में चेंज हो गया। फिर इस तरीके से इसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है वो इतनी है। अब इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए देखिए ये हम इधर रख लेते हैं, जिससे अभी भी हमको ज़रूरत पड़ेगी। Na प्लस Cl आयन्स, क्या दिया, Na प्लस क्लोराइड आयन, ठीक है ना। तो सीक्वेंस ऑफ स्टेप
आप देखें तो अप्लाइंग हेसेस लॉ, यहाँ पर हम देन वी गेट लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी, लैटिस एंथैल्पी कितनी हो जाएगी, हाँ चलिए, लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी ये बराबर 411.2 प्लस 108 पॉइंट कितनी कितनी निकाली है, सॉरी, हाँ देखिए 4112 प्लस 108 कहाँ निकाली है मैंने, ये 108.4 प्लस 121 ये वाली, ठीक है ना, प्लस 496 माइनस 3 ये वाली 348.6, सॉरी, सबको ऐड करेंगे, ठीक है ना, तो तब क्या हो जाएगी, करिए इसको ऐड करिए, इसको ऐड करके बताइए मुझे कितना होगा। चलिए हम बता दें, ये है ऐड करेंगे जब हम, तो लैटिस ये आ जाएगा करीब प्लस 788 किलो जूल, ठीक है ना, तो फॉर NaCl NaIons प्लस Cl आयन, चलिए अब इसका हम एक फ्लो डायग्राम दे रहे हैं आपको, वो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये NaCl है, ठीक है ना, और यहाँ पर NaIon प्लस Cl, ये हो गया गैस। जब ये आयंस में ब्रेक हो रहा है तो ठीक है, ये हो गया गैसियस फॉर्म, डायग्राम बनाते चलिए, क्योंकि ये जो है तभी समझ पाएंगे आप। लैटिस
आयन, माइनस लगेगा इस पर, ठीक है ना। तो Na ये हाफ Cl2, Na यहाँ पर क्या है, सॉलिड फॉर्म में है, ठीक है ना। Na सॉलिड फॉर्म प्लस हाफ Cl2, जब NaCl में चेंज होता है तब इसकी एनर्जी होती है -411.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये इस वाले स्टेप में। फिर उसके बाद देखिए Na प्लस हाफ Cl2, ये सॉलिड था, यहाँ पर ये सोडियम जो है सॉलिड स्टेट में है और क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, ठीक है ना। तो ये चेंज हो रहा है सोडियम से सोडियम गैसियस स्टेट में, और यहाँ पर हाफ Cl2 गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पर जो एनर्जी है इसकी वो 108.4 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना, ये प्लस में है यहाँ से, जब ये सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना। फिर गैस से गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पे सोडियम गैसियस स्टेट है, फिर ये गैसियस स्टेट, फिर हाफ Cl2 इसमें भी गैसियस स्टेट है। तो इसकी एनर्जी हो जाएगी 495.6 किलो जूल पर मोल, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है, यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्लिमेशन हो रहा है। सब्लिमेशन को आपको पता है क्या होता है, सब्लिमेशन में सॉलिड से सीधे गैस में चेंज होता है, तो यहाँ पे सॉलिड से गैस में चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पे देखिए, यहाँ पर गैस, यहाँ पर सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ये भी गैसियस स्टेट है, ठीक है ना। हाफ मॉलिक्यूल से ये क्लोरीन हो गया है, तो क्लोरीन गैस में बदल गया है। तो यहाँ पर हाफ बॉन्ड एंथैल्पी हो जाएगी इसकी 121 किलो जूल पर मोल, ठीक है। उसके बाद ये देखिए सोडियम आयंस और क्लोराइड आयन दोनों गैसियस फॉर्म में हैं, और इनकी एंथैल्पी तब होगी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी जिसे कहते हैं, अभी हमने आपको बताया है 348.6 किलो जूल पर मोल। ये हुआ सोडियम आयन प्लस क्लोराइड आयन में हो गया, ठीक है ना। इस ढंग से इसे हम कहते हैं एंथैल्पी डायग्राम, एंथैल्पी डायग्राम फॉर लैटिस NaCl, ठीक है ना। तो एक बार हम फिर से रिवाइंड करना चाहते हैं, अगर आप समझना चाहें। देखिए 108.4, लेकिन यहाँ देखिए सोडियम प्लस हाफ Cl2 सॉलिड स्टेट गैसियस स्टेट, सोडियम क्लोराइड बन रहा है, तो यहाँ पर माइनस में इसकी एंथैल्पी है 411.2 किलो जूल पर मोल, ठीक है ना। फिर आप देखिए सॉलिड से ये गैसियस स्टेट में चेंज हो रहा है, यानी यहाँ पर सब्लिमेशन हो रहा है, तब इसकी एंथैल्पी हो गई 108.4 किलो जूल। सोडियम सॉलिड से सोडियम गैसियस स्टेट में हो रहा है, यानी सब्लिमेशन हो रहा है किसका, सोडियम का, ठीक है। उसके बाद आप देखिए 496 किलो जूल पर मोल में क्या हो रहा है, इस वाले स्टेप में देखिए यहाँ पर सोडियम गैसियस स्टेट है, ठीक है ना, सोडियम गैसियस स्टेट हो गई, और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, द आयनाइजेशन ऑफ सोडियम एटम, यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है। ये देखिए सोडियम आयन का, यहाँ पर यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 496 प्लस में एनर्जी है दिखा रहा है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, आयनाइजेशन हो रहा है,
आयनाइजेशन एंथैल्पी कहलाएगी, है एंथैल्पी कहलाएगी, आयनाइजेशन एंथैल्पी। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी कहाँ पर हो रही है? जब सोडियम गैस से सोडियम आयंस में चेंज हो रहा है, मेटल से जब आयंस में, वो सॉरी गैसियस स्टेट से जब वो आयंस में चेंज हो रहा है, ठीक है ना, एक इलेक्ट्रॉन ले करके, तब इसकी एंथैल्पी हो जाएगी 496 या 495.6 हो जाएगी। फिर आ रहा है हाफ फिर आप देखिए जब एंथैल्पी हो जाएगी 1 to 1 किलो जूल पर मोल, इस स्टेज में डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है। डिसोशिएशन का मतलब हो गया कि जो गैसियस हाफ Cl2 था वो Cl में देखा चेंज हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोशिएशन हो रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है? डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन, डिसोशिएशन ऑफ क्लोरीन हो रहा है, ठीक है ना। यानी एंथैल्पी इज हाफ बॉन्ड डिसोशिएशन एंथैल्पी। तब उसमें उसकी जो एंथैल्पी होगी वो 121 किलो जूल पर मोल होगी। फिर उसके बाद देखिए, हाँ, फिर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी देखिए, यहाँ पर क्लोरीन गैसियस स्टेट में है, इसने इलेक्ट्रॉन एक लेकर के, यहाँ पर क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यानी एक इलेक्ट्रॉन लेता है कौन? क्लोरीन। तो ये तब इसकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी हो जाएगी -348.6 हो जाएगी। इस तरीके से हमने ये पूरी साइकिल क्या कहलाई? बॉन्ड हैबर साइकिल, बॉन्ड हैबर साइकिल। और यहाँ तो आप जान रहे हैं यहाँ क्या हो रहा है? सब्लिमेशन हो रहा है, सब्लिमेशन, आयनाइजेशन, डिसोशिएशन, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और ये इसकी लैटिस एनर्जी है। सोडियम क्लोराइड से सोडियम आयन और हाफ क्लोरीन ऑफ मॉलिक्यूल मिल करके सोडियम क्लोराइड बना रहे हैं। तो ये आप देखिए डिफरेंट एनर्जीज डिफरेंट स्टेजेस पर हैं। फिर इन दोनों को कैलकुलेट करा हमने, तो हमको क्या कितना मिला है? ये प्लस में आई सारी कैलकुलेट करके, जो हम अकॉर्डिंग टू हेसेस लॉ जो कि हम समझा चुके हैं, तब ये आई +788 किलो जूल, ठीक है ना। अब आप देखिए फॉर NaCl, Na आयंस प्लस Cl आयन, तो इंटरनल एनर्जी इज स्मॉलर बाय 2RT बिकॉज डेल्टा Ng बराबर है 2, ठीक है ना, एंड इट इज इक्वल टू +783 किलो जूल पर मोल। तो लैटिस एंथैल्पी टू कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन फ्रॉम द एक्सप्रेशन, यानी सॉल्यूशन लैटिस एंथैल्पी प्लस हाइड्रेशन एंथैल्पी, ठीक है ना। तो फॉर 1 मोल ऑफ NaCl, तो लैटिस एंथैल्पी कितनी होगी? लैटिस एंथैल्पी हो जाएगी, कितनी निकाली थी हमने? ये 1 मोल के लिए आई लैटिस एंथैल्पी +788 किलो जूल पर मोल,
ठीक है ना। एंड हाइड्रेशन एंथैल्पी की बात करें तो इट विल इक्वल टू -784 हो जाएगी, किलो जूल पर मोल हो जाएगी। तो सॉल्यूशन की जो एंथैल्पी है वो अगर हम निकालें तो +788 किलो जूल पर मोल -784 किलो जूल पर मोल, ये हो जाएगी +4 किलो जूल पर मोल। यानी द डिसोसिएशन ऑफ सोडियम क्लोराइड इज by very little change, little heat change। इस ढंग से हमने निकाल लिया एंथैल्पी, लैटिस एंथैल्पी भी निकाली, फिर हाइड्रेशन एंथैल्पी भी निकाल ली क्योंकि 2 मोल का अंतर बताया अभी हमने, ठीक है ना। तो फिर सॉल्यूशन की एंथैल्पी को क्या करा, उसमें से माइनस कर दिया तो ये +4 किलो जूल पर मोल आया। तो एंथैल्पी निकालना आपको समझ में आ गया होगा। बॉर्न हैवर्ट साइकिल भी बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गई होगी लैटिस एंथैल्पी की, ठीक है। ये तो बात हो गई सारी एंथैल्पीज निकालने की, लैटिस एंथैल्पी, हीट ऑफ कंबशन, हीट ऑफ लैटिस एंथैल्पी को छोड़ करके और भी हमने कुछ पढ़ाया है कि एंथैल्पीज फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कंबशन था, एटोमाइजेशन था, बॉन्ड एंथैल्पी था, तो सबकी हमने बताया सॉल्यूशन, लैटिस एंथैल्पी बताया। अब हम एक डिफरेंट टॉपिक पर बात करेंगे, स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी, स्पॉन्टेनिटी क्या होता है? देखिए स्पॉन्टेनिटी की अगर हम बात करें तो जो स्पॉन्टेनिटी मीन्स, जैसे मान लीजिए फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, ठीक है ना। तो फ्लो ऑफ वाटर डाउन द हिल, उसमें क्या होता है कि नेट डिक्रीज इन एनर्जी, ठीक है ना। और कौन कौन से, जैसे रस्टिंग ऑफ एन आयरन, मेल्टिंग ऑफ एन आइस, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, स्पॉन्टेनियस हो रहे हैं, ठीक है। तो स्पॉन्टेनियस में हम ये कह सकते हैं कि हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। इस पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लगा करके नहीं लगाया जाता है, ठीक है ना। और ये स्पॉन्टेनियस होता रहता है, जैसे अपने आप होता रहता है। जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो अगर हम इसको एक टर्म हम और यूज़ करेंगे इस टर्म में, जैसे रैंडमली सब हो रहा है, मतलब अगर एनाट्रोपी है, अगर एनाट्रोपी की चलो बात हम अभी नहीं करते हैं, अभी हम सिर्फ इतना बताएंगे आपको कि स्पॉन्टेनिटी मीन्स spontaneity means having the potential to proceed without the assistance मतलब help, without the help of external agency, ठीक है ना। जैसे और इट इज एन स्पॉन्टेनियस जो होता है प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल का मतलब ये रिवर्सिबल नहीं है, जबकि नॉन स्पॉन्टेनियस क्या है, रिवर्सिबल होती है।
एंड मे ओनली बी रिवर्स्ड बाय सम एक्सटर्नल एजेंसी। ठीक है ना। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, और इसको दो फैक्टर से हम डिफाइन कर सकते हैं, एक है एंथैल्पी और दूसरा है एंट्रोपी। दूसरा है एंट्रोपी। ठीक है ना। तो एंथैल्पी एंड दूसरा है एंट्रोपी। अगर हम बात करें एंट्रोपी की, तो एंट्रोपी जैसे एंट्रोपी क्या है, डिग्री ऑफ रेंडमनेस या डिसऑर्डर इन द सिस्टम। तो वहाँ पर क्या होगा, स्पॉन्टेनियस, वो स्टेट क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस स्टेट कहलाएगी। डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर, जैसे मॉलिक्यूल क्या है, अगर अरेंज्ड हैं, अगर मॉलिक्यूल जैसे ये अरेंज्ड हैं, तो अरेंज्ड में जो इसकी एंट्रोपी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, वो बहुत कम होगी। लेकिन अगर रेंडमली हैं, मतलब बिखरे हुए हैं, ऐसे ऐसे हैं, ऐसे ऐसे हैं, तो क्या होगी, एंट्रोपी क्या हो जाएगी उसकी, वो बहुत ज़्यादा होगी। एंट्रोपी वेरी हाई। आई बात समझ में। जैसे अगर सॉलिड स्टेट, मेल्टिंग ऑफ आइस है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में आइस क्या है, सॉलिड है, और सॉलिड से किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में। तो सॉलिड में क्या है, जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अरेंज्ड हैं, मतलब एक दूसरे से चिपके हुए हैं। ठीक है ना। लेकिन जब मेल्ट करते हैं तो वो किस स्टेट में आते हैं, धीरे धीरे लिक्विड स्टेट में आ जाते हैं। ठीक है ना। फिर अगर हम इसको हीट दे दें, थोड़ा सा भी अगर ये थोड़ा सा गर्म करें, तो ये धीरे धीरे गैसियस स्टेट में आ जाएंगे। तो गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रेंडमली, मतलब बहुत दूर दूर और बिल्कुल अव्यवस्थित हैं। ठीक है ना। तो उस स्टेट में जो एंट्रोपी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है ना। तो ये क्या है, जो स्पॉन्टेनियस के अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो मेल्टिंग ऑफ आइस है, और आपका रस्टिंग ऑफ एन आयरन है। रस्टिंग ऑफ एन आयरन भी क्या है, स्पॉन्टेनियस होता है। और कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन, और कोई एग्जांपल आप बता सकते हैं। फ्लो ऑफ वाटर, ये भी स्पॉन्टेनियस है। तो स्पॉन्टेनियस हमने क्या बताया, हैविंग द पोटेंशियल टू प्रोसीड विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी। इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं लगता है, ये अपने आप स्वतः होता रहता है। ठीक है ना। विदाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ एक्सटर्नल एजेंसी, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है, रस्टिंग ऑफ आयरन है। तो इसको अगर इसको दो फैक्टर के टर्म में हम डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एंथैल्पी, एक तो एंथैल्पी के टर्म में, इज डिक्रीज इन एंथैल्पी ए क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी। यस, अगर एंथैल्पी, जैसे मान लीजिए फ्लो ऑफ वाटर है, पहला एग्जाम्पल तो है फ्लो ऑफ वाटर। वाटर जो है कहाँ से गिर रहा है, पहाड़ से नीचे की ओर गिर रहा है। तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती जा रही है, धीरे धीरे डिक्रीज होती जा रही है। उसकी नेट डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इन द डायरेक्शन ऑफ चेंज। ठीक है ना। फिर अगर हम रिएक्शन फॉर्म में लिखें, तो रिएक्शन फॉर्म में क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल ½ N2 + 3/2 H2, ये क्या दे रहा है, अमोनिया, और इसकी जो एंथैल्पी है वो है माइनस में, किस में है, माइनस में है। तो यहाँ पर स्पॉन्टेनिटी हो रही, मतलब ये स्पॉन्टेनियस है। ये क्या है, जैसे केमिकल रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। ये कैसा है, क्योंकि इसमें नेगेटिव में एनर्जी है, एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो ये क्या है, रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस। जैसे ये, और ये क्या कहलाएगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ऐसे ही एक दूसरी रिएक्शन है ½ H2 + ½ Cl2, इट गिव्स HCl। यहाँ पर जो इसकी एंथैल्पी है वो भी नेगेटिव में है।
92.32 किलो जूल पर मोल, ये माइनस में है। तो ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये रिएक्शन क्या है, स्पॉन्टेनियस हो रही है। इसी तरीके से H2 प्लस हाफ O2 ये दिखा रहा है H2O, तो ये भी रिएक्शन क्या है, 285.8 किलो जूल पर मोल, ये भी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज एन इरिवर्सिबल, ठीक है, प्रोसेस and may only be reversed by some external agency। ठीक है ना। लेकिन कुछ रिएक्शन ऐसी हैं, जैसे कार्बन प्लस, ये सॉलिड स्टेट में है, ग्रेफाइट कहते हैं जिसे, ठीक है। यहाँ सल्फर है, तो ये क्या बना रहा है, CH2, और इसकी एंथैल्पी हो गई प्लस में 128.5 किलो जूल पर मोल। तो दीज रिएक्शन एक और रिएक्शन है इसमें, जैसे आपका एक ये भी रिएक्शन है, हाफ N2 प्लस O2 NO2, इसकी एंथैल्पी है 33.2 किलो जूल पर मोल। तो इसमें कह सकते हैं कि दीज रिएक्शन एंडोथर्मिक, ये क्या है, एंडोथर्मिक, आर स्पॉन्टेनियस। तो ये कुछ एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स भी होते हैं जो कि स्पॉन्टेनियस होते हैं, जिसमें ये कार्बन का है और नाइट्रोजन का है। बाकी ज़्यादातर एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या दिखाती हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करती हैं, जिसमें से हीट इवॉल्व रहती है, जो जिसे हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, यानी जितनी भी माइनस में क्या होता है, हीट होती है, तो वो क्या कहलाती है, एक्सोथर्मिक। वो सब क्या होती है, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को शो करती हैं। चलिए अब बात करते हैं हम एंट्रोपी की। एंट्रोपी एंड स्पॉन्टेनिटी। जैसे अगर डेल्टा H बराबर 0 है, देयर इज नो चेंज इन एंथैल्पी, नो चेंज इन एंथैल्पी, but still the process is spontaneous। ठीक है ना। अब आप देखें, अगर आप 2 जार लें, ठीक है ना, दोनों ऐसे आप देखिए, 2 जार लें या 2 इस ढंग से, ठीक है ना। इसमें दोनों में एक पार्टीशन लगा हुआ है। अभी ये मान लीजिए पार्टीशन, इसमें 2 गैस हैं, इसमें एक में कोई और गैस भरी है, एक में B भरी हुई है। इसमें पार्टीशन वॉल है, तब तक तो हम ये पता कर सकते हैं कि A चैम्बर में कौन सी गैस है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो भी हो, और B में कौन सी गैस है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन जो भी हो। जब हम इस पार्टीशन वॉल को अलग कर देते हैं तो क्या होता है,
अब हम नहीं पता कर सकते कि ए और बी चैम्बर में कौन सी गैसेस हैं, ठीक है ना, ए और चैम्बर में कौन सी गैसेस हैं, क्योंकि दोनों बाय डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न का मतलब क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, दोनों गैसेस आपस में मिल गई। तो उस टाइम पे क्या हुआ कि जो सिस्टम था वो मोर क्योटिक हो गया, ठीक है ना। बट वी वर जैसे वी में नाउ फॉर्मुलेट अनदर पोस्टुलेट एंड आइसोलेट सिस्टम की तो बात हो गई, एंड एनर्जी टू बिकम मोर डिसऑर्डर और क्योटिक, एंड इट कुड बी क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस चेंज। मतलब अब ये क्योस यहाँ पर आप पता नहीं कर पाएंगे, और रेंडमली जो है जो गैसेस दोनों आपस में मिल रही हैं वो कौन सी स्टेज कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस स्टेट कहलाएगी, ठीक है ना। पहले तो आप पता कर रहे थे ए और बी में कौन सी चैम्बर में कौन सी गैस है, मगर जैसे ही पार्टीशन हटाते हैं दोनों गैसेस आपकी जो क्या होती हैं मिल जा रही है। तो वी आर नॉट श्योर वेदर द मॉलिक्यूल पिक्ड आउट ऑफ गैस ए और बी, तो वी से दैट द सिस्टम हैज़ बिकम लेस प्रिडिक्टेबल और मोर क्योटिक, ठीक है ना। तो वी में नाउ फॉर्मुलेट अनदर पोस्टुलेट टू एन आइसोलेटेड सिस्टम, देयर इज ऑलवेज ए टेंडेंसी ऑफ ए सिस्टम energy to become more disordered or chaotic, and this could be a criteria of spontaneous change। तो इसको अगर हम एनाट्रोपी के टर्म में देखें, अब आपको समझ में आ गया होगा स्पॉन्टेनियस क्या है। स्पॉन्टेनियस में एक तो क्या है, एनर्जी बहुत लो होती है, इरिवर्सिबल होती है, इस पर कोई बाहर से फोर्स नहीं होती है, या जैसे एक कमरे में मान लीजिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को छोड़ दिया जाए, तो एट द टाइम आप कुछ सालों बाद देखेंगे कुछ ना कुछ रिएक्शन होती रहेगी, यानी उस टाइम पे वो गैस नहीं मिल रही थी लेकिन धीरे धीरे वो स्पॉन्टेनियसली आपस में मिलती रहेंगी, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिल जाएंगी, या कार्बन या ऑक्सीजन गैस को एक कमरे में छोड़ दें तो फिर धीरे धीरे वो अपने आप मिलती रहेंगी, और उसके बाद आप कुछ सालों बाद भी देखेंगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही होती है। लेकिन वो क्या है, वो धीरे धीरे स्लोली प्रोसेस है, वो धीरे धीरे अपने आप होती रहती है, तो इसलिए इसे कहा गया है स्पॉन्टेनियस स्टेट। आई बात समझ में। अब आया एनाट्रोपी। अनदर थर्मोडायनेमिक फंक्शन इज एंट्रोपी, इसको डिनोट करते हैं एस से, ठीक है ना। तो एंट्रोपी जो होती है वो डिसऑर्डर्ड होती है, इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ एंट्रोपी। तो वी कैन थिंक एंट्रोपी इज मेजर द डिग्री ऑफ रेंडमनेस, यहाँ भी स्पॉन्टेनियस होगा रिएक्शन में, और डिसऑर्डर्ड ये यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, और डिसऑर्डर्ड इन द सिस्टम, ठीक है। फिर द ग्रेटर द डिसऑर्डर, अगर ज़्यादा डिसऑर्डर स्टेट है तो उतने ही एंट्रोपी उसकी क्या होगी, ज़्यादा होगी। इन एन आइसोलेटेड सिस्टम इज हायर द एंट्रोपी, यानी ग्रेटर द डिसऑर्डर in an isolated system, the higher is the entropy, ठीक है ना। और अगर इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड देन इंक्रीज इन एंट्रोपी, मतलब जितना डिसऑर्डर होगा उतने ही उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो वो स्टेट कौन सी होगी, स्पॉन्टेनियस स्टेट कहलाएगी। क्या कहलाएगी, स्पॉन्टेनियस। रेंडमनेस टर्म यूज होता है स्पॉन्टेनियस स्टेट में। तो उसकी जो एंट्रोपी हो जाएगी, हमने दो टर्म में बात करी है, एक तो एंथैल्पी के टर्म में, अगर नेगेटिव एंथैल्पी है तो स्पॉन्टेनियस हो रहा होगा रिएक्शन में। अगर एंट्रोपी के टर्म में बात करें तो जितना डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम, तो क्या हाँ, तो डिसऑर्डर इन द सिस्टम,
अगर ये इसका क्या मतलब है, तो ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर इज द एंट्रोपी। ठीक है ना। तो फिर है एंट्रोपी डिक्रीज कब होगी, जब मॉलिक्यूल्स विल बी अरेंज्ड। अगर जैसे डिक्रीज, अगर दूसरे टर्म में बात करें कि डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर, इसका क्या मतलब हुआ, इंक्रीज इन एंट्रोपी, डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी इन स्ट्रक्चर। ठीक है ना, उसके स्ट्रक्चर में डिक्रीज ऑफ रेगुलरिटी है। ठीक है ना, यानी जो मॉलिक्यूल्स हैं बहुत रैंडमली इधर उधर बिखरे पड़े हैं, तो वहाँ पर उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगी। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन फॉर ए गिवन सब्सटेंस, अगर सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड है, जैसे द क्रिस्टलाइन सॉलिड है, स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सारे मॉलिक्यूल्स क्या हैं, अरेंज हैं, इस तरीके से अरेंज हैं। ठीक है ना। एक और इसमें क्या है, गैसियस स्टेट में मॉलिक्यूल्स रैंडमली, मतलब रैंडमनेस बहुत ज़्यादा है या डिसऑर्डर फॉर्म में है, तो वहाँ पर जो एंट्रोपी होगी वो बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट है तो वहाँ पर लोवेस्ट एंट्रोपी होगी, क्योंकि ये मोस्ट ऑर्डर्ड स्टेट में है, मोस्ट ऑर्डर्ड है, मोस्ट ऑर्डर स्टेट में है। तो गैसियस स्टेट की जो एंट्रोपी होगी वो सबसे ज़्यादा होगी, इज द स्टेट ऑफ हाईएस्ट एंट्रोपी। ठीक है। तो आपको ही समझ में आ गया होगा एंट्रोपी जो स्पॉन्टेनियस के टर्म, स्पॉन्टेनियस को हमने दो टर्म में समझाने की कोशिश करी, एक एंथैल्पी और दूसरा एंट्रोपी। तो एंट्रोपी का मतलब जैसे डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर है सिस्टम में, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, यानी ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड सिस्टम द हायर द एंट्रोपी, यानी वहाँ पर मॉलिक्यूल क्या है, रेंडमली ऐसे से सब बिखरे पड़े हुए हैं। ठीक है ना, तो उस समय एंट्रोपी जाओगी, वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी। लेकिन अगर रेगुलरिटी, जैसे मान लीजिए स्टेट ऑफ, ये फॉर ए गिवन सब्सटेंस द क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टेट इज द स्टेट ऑफ लोएस्ट एंट्रोपी कब होगी, जब मोस्ट ऑर्डर्ड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं। अब मॉलिक्यूल्स अरेंज हैं तो वहाँ पर उसकी एंट्रोपी बहुत ही कम हो जाएगी। तो सबसे ज़्यादा किस में होगी, गैसियस स्टेट में होगी। वेयर हीट इज एडेड टू द सिस्टम तो इट इंक्रीज रेंडमनेस। जैसे ही हीट हम देंगे, अगर जैसे वाटर को बॉयल करने के लिए रख दिया तो उसको हीट दे रहे हैं, तो उसके मॉलिक्यूल क्या हो गए, उनमें जो इंटरमॉलिकुलर अट्रैक्शन था वो धीरे धीरे बहुत ही नेग्लेजिबल होता गया, यानी बिखर गया, ख़त्म हो रहा है। ठीक है ना, और दूर दूर फैल रहे हैं, तो उससे क्या हो गई, रेंडमनेस बढ़ जाएगी, रेंडमनेस बढ़ जाएगी। ठीक है, तो ए सिस्टम एट हायर टेम्परेचर, एट हायर टेम्परेचर पर क्या होगा, इज द मेजर ऑफ एवरेज chaotic motion, chaotic motion of particles of system, particles in the system। जैसे ही हम अगर बाहर से हीट देना स्टार्ट करेंगे तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएंगे, सब
उनमें एक तो अट्रैक्शन गैसेस स्टेट में होता ही नहीं है, वो रैंडम स्टेट में आ जाएंगे, मतलब और उस समय दस टेम्परेचर इज द मेजर ऑफ एवरेज क्योटिक मोशन ऑफ पार्टिकल इन द सिस्टम व्हेन, जब एट हाई टेम्परेचर हैज ग्रेटर रेंडमनेस, हाई टेम्परेचर हैज ग्रेटर रेंडमनेस। अगर हायर टेम्परेचर है तो वहाँ पर क्या होगा, ग्रेटर रेंडमनेस है, ग्रेटर रेंडमनेस, ये वर्ड याद रखिएगा रेंडमनेस का, ठीक है ना। लोअर टेम्परेचर कॉजेस हीट एडेड टू अ सिस्टम एट लोअर टेम्परेचर कॉजेस ग्रेटर रेंडमनेस देन व्हेन द सेम क्वांटिटी ऑफ हीट इज एडेड एट हायर टेम्परेचर। तो दिस सजेस्ट दैट एंट्रोपी चेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। अगर एंट्रोपी इज रिलेटेड विथ Q एंड T। अब इसको हम मैथमेटिकल ढंग से देख रहे हैं, फॉर ए रिवर्सिबल रिएक्शन। तो डेल्टा S बराबर क्या हो जाएगा, Q रिवर्सिबल अपॉन T। तो द टोटल एंट्रोपी चेंज डेल्टा S total for the system and surroundings of a spontaneous process is given by delta S total is equal to system plus delta S surrounding is greater than 0. When a system is in equilibrium, तब एंट्रोपी क्या हो जाएगी, तब एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस बराबर 0। तो वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस, it reaches maximum and at equilibrium the change is entropy is 0, ठीक है ना। Since entropy in a state property, we can calculate the change in entropy is of a reversible process. We can calculate the entropy of a reversible condition, रिवर्सिबल या कह सकते हैं प्रोसेस, बाय डेल्टा एस सिस्टम इज इक्वल टू Q बाई T। इस ढंग से आप निकाल सकते हैं। तो वी फाइंड दैट बोथ फॉर रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल एक्सपेंशन फॉर एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन में क्या हो जाएगा, डेल्टा U बराबर क्या है 0, बट डेल्टा S टोटल दैट इज डेल्टा S सिस्टम प्लस डेल्टा S सराउंडिंग इज नॉट 0 फॉर irreversible process। देखिए आप फिर से एक बार देख लीजिए एक रिएक्शन को, यहाँ से देखिए कि जो हम समझा रहे थे कि एंट्रोपी चेंज इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर।
ठीक है ना, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो एंट्रोपी ज़्यादा है तो टेम्परेचर कम है, टेम्परेचर कम है तो एंट्रोपी ज़्यादा होगी। तो द टोटल एंट्रोपी चेंज फॉर द सिस्टम एंड सराउंडिंग ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इज गिवन बाई डेल्टा एस टोटल एंट्रोपी इज इक्वल टू सिस्टम की टोटल एंट्रोपी, ठीक है ना, टोटल एंट्रोपी सिस्टम की टोटल एंट्रोपी प्लस डेल्टा एस सराउंडिंग्स की एंट्रोपी इज ग्रेटर देन ज़ीरो। व्हेन सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम द एंट्रोपी इज मैक्सिमम एंड द चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, तो वी कैन से दैट एंट्रोपी फॉर ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस till it reaches maximum and in equilibrium the change in entropy is zero। माने एंट्रोपी ज़्यादा कब होगी, जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीज करता जाता है। वी कैन से द एंट्रोपी फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इंक्रीजेस टिल इट रीचेस मैक्सिमम। समझ में आया? तो एंड इट्स इक्विलिब्रियम चेंज इन एंट्रोपी इज ज़ीरो। अगर इक्विलिब्रियम में चेंज हो रहा है तो उसकी एंट्रोपी ज़ीरो है। Since entropy is a state property, तो we can calculate in entropy in reversible process by delta system is equal to Q system upon T। ठीक है, तो we find that both for reversible and irreversible expansion for an ideal gas under isothermal condition, ये under isothermal condition डेल्टा यू बराबर क्या हो जाएगा, ज़ीरो, बट डेल्टा एस टोटल जो है एंट्रोपी दैट इज हो जाएगी सिस्टम की एंट्रोपी प्लस सराउंडिंग की एंट्रोपी इज नॉट ज़ीरो फॉर इरिवर्सिबल कंडीशन में ज़ीरो नहीं है। ठीक है ना। तो बेटा ये आज हमने थोड़ा एंट्रोपी के बारे में डिस्कस करा है। नेक्स्ट लेक्चर में फिर से हम एक बार रिवाइज करके देखेंगे इसको, वरना आप इसको खुद से भी करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे ढंग से कि एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी कब बढ़ती है कब घटती है। एंट्रोपी बढ़ती कब है, जब रेंडमनेस, हमने एक टर्म दिया था आपको कि रेंडमनेस होता है, यानी डिग्री ऑफ रेंडमनेस और डिसऑर्डर इन द सिस्टम। एंट्रोपी जब मेज़र करते हैं तो ग्रेटर द डिसऑर्डर इन एन आइसोलेटेड केमिकल रिएक्शन इज कंसर्न। जैसे इफ द स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट इज वेरी मच डिसऑर्डर्ड देन दैट ऑफ द रिएक्टेंट देयर विल बी, तब क्या होगा, एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है ना, डिसऑर्डर है स्ट्रक्चर। और अगर स्ट्रक्चर में ऑर्डर, जैसे आपने कहा क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो उसकी लोवेस्ट एंट्रोपी होगी क्योंकि उसमें मॉलिक्यूल अरेंज्ड फॉर्म में है, मोस्ट अरेंज्ड है, तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। मान लीजिए मेल्टिंग ऑफ आइस हो रहा है, तो मेल्टिंग ऑफ आइस में क्या हो रहा है, तो आइस क्या है, उसकी एंट्रोपी बहुत कम होगी क्योंकि मॉलिक्यूल बहुत नज़दीक हैं, अरेंज्ड हैं। लेकिन जो गैसियस स्टेट है वहाँ पर उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा हो जाएगी क्योंकि मॉलिक्यूल डिसऑर्डर्ड हैं, रेंडमनेस हैं, बिखरे हुए हैं, तब उसकी एंट्रोपी बहुत ज़्यादा होगी और वहाँ पर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो रही होगी। आई बात समझ में? तो ये स्पॉन्टेनियस को हमने कनेक्ट करा है एंट्रोपी और एंथैल्पी से। फिर इसको हमने डेरिवेशन दिया है। डेरिवेशन आपको बताया है कि डेल्टा एस कैसे क्यू अपॉन टी करके, जो पूरा हमने ये आपको डेरिवेशन बताया, इसको आप करिए। और हाँ, आई होप कि आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर कोई क्वेरीज लेनी है तो आप studykhazana.com से ले सकते हैं। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।